जो गर्ल्स का बायोलॉजिकल क्लॉक है वो 30 पे क्लिक करना शुरू कर देता है, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक टिकिंग। वर्किंग वुमेन की जो सिनेरियो बहुत बढ़ चुकी है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप उनकी जो फर्टिलिटी है लेट मैरिजेस की वजह से दैट इज ड्रॉपिंग एट अ ड्रास्टिक रेट। लोग एग फ्रीजिंग करवा रहे हैं, आईवीएफ करवा रहे हैं, सेरोगेसी करवा रहे हैं। आप एग फ्रीजिंग 40 साल की उम्र में नहीं करा सकते। आपको जब एग फ्रीजिंग करानी है आपकी उम्र 35 से नीचे होनी चाहिए। अभी बहुत यंग एज में बहुत ऐसी गर्ल्स होती है जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या उससे मेनोपॉज का जो एज है उनका वो भी अर्ली स्टेज पे आ जाता है? किसी की अगर मदर की मेनोपॉज जल्दी है तो हो सकता है उसकी बेसिकली इट्स इन द जीन्स। आजकल बच्चे थोड़े हेल्दी है, इसीलिए भी आप देखो प्यूबर्टी जल्दी आती है, एंड इसीलिए उसके साथ साथ उसकी जो प्रॉब्लम्स है एडोलेसेंट हेल्थ में PCOS वगैरह वो भी आ रहा है। दैट आई हैड ओरल सेक्स, कैन आई बी प्रेग्नेंट? मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनका कोई बेस ही नहीं है, बिकॉज उनको नॉलेज ही नहीं है कि कैसे बेबी होता है। बट जैसे हम प्री मैरिटल सेक्स की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे बहुत से ऐसे पिल्स भी यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं, तो उसका बाद में फर्दर ऑन क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बिकॉज दे डोंट हैव नॉलेज एंड दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स हैव आल्सो कम अप, लाइक इन एन ईयर दे हैव टेकन इट 3 to 4 times। पॉडजीत के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि अक्सर सोसाइटी में एज ए टैबू माने जाते हैं। जहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, इसके बारे में खुलकर बात नहीं की जाती है, और हाइजीन को लेकर भी काफ़ी बात नहीं की जाती है। अक्सर जो महिलाएं हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती हैं कि आखिर पैड का इस्तेमाल करें, टैम्पन का इस्तेमाल करें, या फिर जो मेंस्ट्रुअल कप होते हैं उनका इस्तेमाल करें, और काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी हैं इनको लेके। और इसके अलावा भी देखा जाता है जो प्री मैरिटल सेक्स है उसके बारे में बात नहीं की जाती है खुलकर। और आजकल काफ़ी देखा भी जा रहा है कि PCOD PCOS लगातार हर एक महिला जो है फेस कर रही है, लेकिन इसके बारे में उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। आज के इस एपिसोड में इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और जहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर आकृति गुप्ता जो कि गायनिकोलॉजिस्ट है वो मौजूद है। मैम, फीमेल ओरिएंटेड पॉडकास्ट काफ़ी बार देखने को मिलते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे फीमेल्स की जो पर्सनल हेल्थ और वेलबींग होती है उसको लेकर। तो विल स्टार्ट विद लेट मैरिजेस। तो फीमेल्स जो है आजकल बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहती हैं, जिसको लेकर वो शादी में डिले किसी न किसी रीजंस की वजह से करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो मोस्टली नेगेटिव देखने को मिलता है, चाहे वो सोशल लाइफ हो या फिर उनकी पर्सनल लाइफ हो। तो उसको लेकर क्या आपके व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? जो आपने बात कही कि करियर ओरिएंटेड वुमेन है उसके रिलेटेड काफ़ी नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहता है, तो एक करियर ओरिएंटेड एंड एक और पॉइंट ऐड करना है उसमें मुझे कि आजकल जो लड़कियां हैं क्योंकि वो करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हैं, दे आर हैविंग मोर एक्सपोजर, जिसकी वजह से दे चूज़ देयर पार्टनर। देयर इज़ अ लेस कॉन्सेप्ट ऑफ अरेंज मैरिजेस, तो दे वांट टू चूज़ देयर पार्टनर, और जब तक उनको जिस तरह का वो माइंड सेट मतलब अपने पार्टनर में देखना चाहती हैं, उन्हें वो लड़का नहीं मिलता है, तो दे काइंड ऑफ डिले देयर मैरिज। सो यू कैन से कि वो करियर पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, और क्योंकि जब तक उनको पार्टनर नहीं मिलता तो दैट्स अनदर रीज़न कि वो करियर ओरिएंटेड हो जाती हैं। सो दोनों ही इक्वली इफेक्ट करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो गर्ल्स का बायोलॉजिकल क्लॉक है वो 30 पे क्लिक करना शुरू कर देता है, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक टिकिंग। तो व्हाट हैपन्स कि उसके बाद 30 के बाद यूजुअली जो फर्टिलिटी होती है वुमेन की, इट स्टार्ट्स एंड इनफैक्ट 35 के बाद ज़्यादा ड्रास्टिकली ड्रॉप कर, क्योंकि जो फीमेल होती है बायोलॉजिकली जैसे भी है सब लेडीज़ वैसी ही हैं। Exactly. तो एज दे स्टार्ट विद प्यूबर्टी दे स्टार्ट हैविंग देयर साइकिल्स, और मेंसेस के बाद दे हैव अ पीरियड व्हेन दे हैव मेनोपॉज, जब मतलब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं आम भाषा में। तो एक ड्यूरेशन है जिसको हम कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहते हैं, उस टाइम पे मैक्सिमम फर्टिलिटी होती है, और 35 के बाद वो फर्टिलिटी जो है वुमेन की कम होना शुरू हो जाती है। अब आप उसको सोशल या पर्सनल प्रेफरेंसेस कह लीजिए, जिसकी वजह से वो अपनी मैरिजेस लेट करना कोशिश कर रही हैं, तो वो उनकी फर्टिलिटी को इस तरह से इफेक्ट कर रहा है कि अगर लेट मैरिज हो रही है 38 पे, तो ऑब्वियसली दे नॉट हैव चाइल्ड बेयरिंग, मतलब इवन 6 months के बाद प्लान करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर अरेंज है तो वो पहले पार्टनर को जानेंगे, और बड़ी बार अगर लिव इन में रह रहे हैं तो भी 5-6 years का गैप हो जाता है। एंड ऑब्वियसली इंडिया में इट्स नॉट सोशली एक्सेप्टेबल टू हैव अ चाइल्ड विदाउट मैरिज आउटसाइड द वेडलॉक, तो ऑब्वियसली आप शादी लेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चा भी लेट होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच उस टाइम पीरियड पे जब आप 30 होते हैं, 35 होते हैं, आप अपने करियर पे या अपनी पर्सनल लाइफ पे ना ध्यान दे रहे होते हैं, आपको ये उसके रेपोकशंस नहीं दिखते कि 40 पे क्या होगा, ठीक है। क्योंकि पहले अगर आप 20 years या 15 years बैक भी जाओ तो गर्ल्स जो थी, इवन इफ दे वर करियर ओरिएंटेड, दे वर लेस नंबर ऑफ वुमेन, इनफैक्ट इंडिया में, इनफैक्ट होल वर्ल्ड में। नाउ यू सी एवरी वुमेन इन द फैमिली इज वर्किंग, तो आप वर्किंग वुमेन की जो सिनेरियो बहुत बढ़ चुकी है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप उनकी जो फर्टिलिटी है लेट मैरिजेस की वजह से दैट इज ड्रॉपिंग एट अ ड्रास्टिक रेट।
सो वी आर नॉट अगेंस्ट कि वुमेन काम ना करें, बट दे शुड अंडरस्टैंड दैट देयर आर अदर वेज ऑल्सो जिससे कि फर्टिलिटी प्रिजर्व की जा सकती है. बच्चा बाद में भी हो सकता है, यू नो, करियर कैन बी द फर्स्ट ऑप्शन, दे कैन फाइंड अ पार्टनर, और मैरिज बाद में भी कर सकते हैं. बट ये उनके ऊपर एक टोल ले रहा है. मतलब अगर आप 40 पे जाके बच्चा करेंगे या 38 पे करेंगे या चाहे आप 35 पे भी करें, बड़ी बार जब आप स्टार्ट करते हैं कंसीव करना और आप ट्राई करते हैं, 1 ईयर हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, नहीं होता है, तो एक सोशल टैबू उसका भी आ जाता है कि भाई इनफर्टिलिटी है, बांझपन है, जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा, यू नो, लेडीज में ही कोई फॉल्ट है. एंड देन पीपल स्टार्ट ब्लेमिंग द करियर कि इसने पहले ध्यान नहीं दिया, इसने बच्चा कर लेना चाहिए था पहले, यू नो, करियर कुड हैव कम लेटर आल्सो. बच्चा तो बाद में, बच्चा तो अभी हो जाता, यू नो, 3 years के बाद भी करियर होता. सो देन women आर इमोशनली, दे आर ट्रॉमाटाइज्ड बाय द फैमिली. एंड यू नो, फीमेल्स की फैमिली भी होती है उसमें. ऐसा नहीं है कि यू नो द पार्टनर्स फैमिली इज देयर, यू हैव फीमेल फैमिली आल्सो इन इट. सो देयर आर मेनी वेज टू प्रिवेंट इट. तो उस टाइम पे जब बच्चा नहीं होता, देन दे कम इनटू इनफर्टिलिटी. फिर उसमें जब आ जाते हैं, फिर वो एक बहुत बड़ा एक चक्रव्यूह है कि आप उसमें घुसते ही चले जाते हो, क्योंकि आप फिर एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, बिकॉज देन यू वांट रिजल्ट्स. जैसे आपको करियर में टाइम लाइन्स हैं, इस साल में ये हो जाए, अगले साल में ये हो जाए. यू हैव टाइम लाइन्स फॉर योर किड्स ऑल्सो, लाइक यू नो, मैं अगले साल ही प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए, मैं अगले साल मेरा, यू नो, आई शुड हैव 2 kids, आई शुड हैव ट्विंस. तो यू नो, आपको इस तरह के मरीज मिलते हैं तो ये टाइम लाइन्स के साथ आते हैं, बिकॉज दे आर इन टू अ प्रोफेशन. वो उस करियर की स्पीड में भाग रहे हैं कि उनको हर चीज़ एक टाइम के हिसाब से चाहिए. वही एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था. जैसे आप कह रहे टाइम पीरियड रहता है, तो आजकल एग फ्रीजिंग का भी बहुत ज़्यादा लोग एग फ्रीजिंग करवा रहे हैं, IVF करवा रहे हैं, सेरोगेसी करवा रहे हैं. लेकिन जब एग फ्रीजिंग करवाते हैं तो उसके बाद कंसीव करने के लिए कुछ टाइम पीरियड लेते हैं कि उसके बाद जो है वो लेकिन बायोलॉजिकली भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है. अगर आप एग फ्रीजिंग भी करवा रहे हैं तो तब भी आप कंसीव करने में इशू होते हैं. तो उस केस में क्या रहता है कि लड़कियों को किस तरीके से, अगर एग फ्रीजिंग करवानी भी है तो वो प्रोसेस एक प्रॉपर टाइम पीरियड के साथ चलता है? उसका टाइम पीरियड है. आप एग फ्रीजिंग 40 साल की उम्र में नहीं करा सकते, यू नो. आप जैसे मैंने कहा 35 से जब आप बढ़ते जाते हैं, आपकी फर्टिलिटी ड्रॉप करती है, और ये हर एक महिला के साथ है, इररिस्पेक्टिव वो ये है, मैं हूँ या आप हूँ. तो आपको जब एग फ्रीजिंग करानी है, आपकी उम्र 35 से नीचे होनी चाहिए. वी आर नॉट आस्किंग यू टू कंसीव एट 35. आपको बच्चा नहीं करने को बोल रहे हैं ना, आपको शादी करने को बोल रहे हैं, बट अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व करने को बोल रहे हैं. कि अगर आप चाहते हैं कि आप शादी 40 पे करें, आप इमोशनली रेडी नहीं हैं, मे बी देयर आर सम यू नो फैमिली इश्यूज, मे बी देयर आर फाइनेंशियल इश्यूज, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आपको पार्टनर नहीं मिला आपके पसंद का, सो यू कैन हैव इट एट 40 ऑल्सो. बट आप अपनी फर्टिलिटी तो प्रिजर्व कर सकते हैं. यू हैव दैट ऑप्शन इवन एट 30, इवन एट 28, इवन एट 35. सो एज ग्रुप इज लेस देन 35. आप कोशिश करें कि 35 से नीचे, एंड देन ऑब्वियसली कंसल्टिंग अ डॉक्टर, अपने टेस्ट करवाइए. 35 पे भी बहुत महिलाओं को प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं है, बट देन समथिंग इज बेटर देन नथिंग. ऐसा है कि आप 40 पे जब शादी करेंगे, आप 42 पे बच्चा करने की कोशिश करेंगे, एंड देन यू विल क्वेश्चन कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं, वाई मी, यू नो, दीज क्वेश्चंस, क्योंकि दैट इज फर्टिलिटी. वो आपकी नेचर है, आपकी नेचर है कि गॉड ने ऐसा ही बनाया है फीमेल्स को, एंड इट इज अनलाइक मेल्स, दे डोंट हैव दिस प्रॉब्लम. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, तो पार्टनर की भी आप हेल्थ बहुत ज़रूरी है. Yes, definitely. सिर्फ फीमेल्स को इस चीज़ का ध्यान नहीं रखता, बट बायोलॉजिकल हेल्थ जो है वो पार्टनर्स की भी इंपॉर्टेंट रहती है. डेफिनेटली रहती है, बिकॉज जैसे मैं आपको फीमेल का समझा रही हूँ, बिकॉज उनका एक साइकिल ऐसा है, बट मेल्स का ऐसा है कि एवरी 3 months दे हैव रीजनरेशन. सो इट इज़ नॉट लाइक फीमेल्स. जो फीमेल की जो एग की स्ट्रेंथ होती है, जो कि वो बच्चे की माँ की कोख में जब होती हैं, उस टाइम पे जो बनते हैं, वो ओवर द ईयर्स वो कम होती जाती है, एंड दे आर वेरी लिमिटेड. 400, मैं आपको अप्रॉक्सीमेट एक फिगर दे रही हूँ, जो कि पूरी लाइफ स्पैन में, जैसे ओव्यूलेशन होता है, हर मंथ रिलीज होता है, सो एंड देन मेनोपॉज. सो दीज आर 400 लिमिटेड एग्स एवरी वुमन हैज. एंड देन एथनिकली मे बी आपकी बायोलॉजिकली थोड़ी वेरिएशन हो सकती है, किसी के 400 है, किसी के 350. यू नो, इट्स नॉट 400 लाइक अ नंबर. साइंस ने जो पढ़ाया है तो ये उतने ही रहेंगे, बट फॉर मेल्स इट इज़ डिफरेंट. जैसे आपके बाल आ जाते हैं, यू नो, कुछ चीज़ें रीजनरेट करती है आपकी बॉडी में, तो सब नहीं करती. तो देयर इज अ लॉस एट द लेवल ऑफ फीमेल बायोलॉजी, और ये लोगों को पता नहीं है. पीपल डोंट नो. जब हमारे पास पेशेंट आते हैं और जब हम उसको ये कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, एंड शायद उसकी बहन के साथ ऐसा नहीं हुआ, तो पेशेंट को समझ आती है कि यू नो दिस इज समथिंग जो नेचर ने हमें ऐसा बनाया है, और इसकी भी अवेयरनेस लोगों को नहीं है. तभी शायद लोगों को एग फ्रीजिंग की अवेयरनेस नहीं है, और तभी शायद लेट मैरिज के बाद लोग लेट बच्चा प्लान करते हैं. सो इसकी एजुकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी बायोलॉजी ही ऐसी है, आप में कोई फॉल्ट नहीं है. मैम, इनफर्टिलिटी के साथ साथ सोशल और इमोशनल जो एक स्ट्रगल है कपल की लाइफ में,
वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इन लॉज हो या फिर दोनों पार्टनर्स की जो Families भी फैमिलीज होगा। हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करते हैं कि नाउ इट्स हाई टाइम, नाउ यू हैव टू कंसीव, यू हैव टू डू समथिंग, True, very वी नीड अ किड, वी नीड आगे वंश को बढ़ाने वाला। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये एक सोशल सिनेरियो है इंडिया में, यू नो, फॉर दी सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दिस इज आवर कल्चर। आप अब्रॉड जाएंगे, यू विल हैव आउट ऑफ द वेडलॉक, मतलब आपको बेबीज हैं एंड देन दे मैरी आफ्टर लाइक मे बी 5 years बच्चा हो जाता तब, तो उनका कल्चर ऐसा, हमारा कल्चर ऐसा है। सो आप उस कल्चर को फाइट नहीं कर सकते, बट येस यू कैन मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। आप अपने आप को ज़रूर काउंसिल कर सकते हैं और अपनी एटलीस्ट फैमिलीज़ को अपना डिसीजन समझा सकते हैं। आप सोसाइटी को डेफिनेटली नहीं समझा सकते, बट एटलीस्ट आप अपनी फैमिलीज़ को समझा सकते हैं। बिकॉज आई सी टुडे ऐसे कपल्स भी हैं, दे से कि हमें 10 साल बच्चा नहीं करना, देयर चॉइस। ऑब्वियसली एक बच्चे को अगर हक है मतलब कि आने का इस मतलब दुनिया में, तो उनके माँ बाप को भी पूरा हक है कि वो उसको लाए या उसको ना लाए। बिकॉज अगर वो ही इमोशनली नहीं होंगे स्ट्रांग, तो हाउ विल द बेबी हैव अ गुड एनवायरनमेंट टू ग्रो। तो हम बच्चे के लिए भी वो अच्छा नहीं कर रहे। सो वो आपकी बात बहुत सही है कि स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में बहुत बार हमारे पास ऐसे कपल्स आते हैं जो कि शायद अनएक्सप्लेन रीजंस की वजह से, जिनमें हमने सब इन्वेस्टिगेशंस कर ली होती हैं, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा। तो आप जब उनका थोड़ा सा इमोशनल पढ़ेंगे एस्पेक्ट, तभी साइकोलॉजिस्ट के पास उनको भेजेंगे या काउंसलर के पास भेजेंगे, तो यू विल फाइंड आउट कि देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रॉमा या स्ट्रेस इन द फैमिली, कि प्रेशराइज किया जा रहा है या बार बार बातें सुनाई जा रही हैं, ताने मारे जा रहे हैं। सपोज यू नो उसको हो गया जी, आपको नहीं हुआ, उसको 1 year हुआ शादी को, यू हैव बीन मैरिड फॉर 5 years। वो छोटी छोटी बातें दे हर्ट यू अ लॉट एंड देन दे कीप ऑन एडिंग और वो आपके ऊपर बस टोल ले लेती हैं। और फिर आप उसमें रहते हो कि बस इस महीने हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बच्चा हो जाना चाहिए। बिकॉज मिरेकल्स, वी आर जस्ट यू नो हेल्पिंग यू टू कंसीव। मिरेकल्स तो भगवान ही करता है, अब बच्चा भी भगवान ही देगा। वी आर जस्ट हेल्पिंग यू, तो वी आर जस्ट हेल्पिंग हैंड्स। सो आप अपने पे प्रेशर ले रहे, क्योंकि आपको ये ज़रूर मानना है कि जो चीज़ जिस समय आनी है उसने उसी समय आना है। आप मेंटली प्रिपेयर ज़रूर हो सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि आप एग्जाम के लिए करते हैं, कोई यूपीएससी के लिए करता है। हर कोई चाहता है ना यूपीएससी उसी साल क्लियर हो जाए, पर नहीं होती सबकी। यू नो यू ट्राई अगेन एंड अगेन, सो देयर हैज़ टू बी अ ट्राई एंड दैट इज़ वाई डॉक्टर्स आर देयर टू सपोर्ट यू। बट आप हमें और अपने आप को भी प्रेशर नहीं डाल सकते कि इसी महीने हो जाए, इसी साल हो जाए, अभी हो जाए। दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप एक नेचर से एक चीज़ डिमांड कर रहे हो, यूनिवर्स से एक नई चीज़ डिमांड कर। यू नॉट आस्किंग समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ, यू आर आस्किंग समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर अ न्यू लाइफ। हाँ एग्जैक्टली, इट्स अ न्यू लाइफ, जिसको भी मन है कि वो कब आए, यू नो। तो आप नेचर को आप गवर्न नहीं कर सकते, तो बेटर है कि जो आपके कंट्रोल में है, लाइक एग फ्रीज करा के प्रिजर्व कर लो फर्टिलिटी एंड देन प्लान, क्योंकि जो आपने किया है दैट इज एज पर योर विश। सो यू हैव टू मतलब आपको दोनों चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि कब प्लान करना है। एंड अगर प्लान करने के लिए हमारे पास और ऑप्शन है कि हम थोड़ा लेट प्लान करें, तो उसमें हम प्रिजर्व कैसे कर सकते। बड़ी बार एग प्रिजर्वेशन की जो बात थी, आजकल सोशल फ्रीजिंग की हम बात कर रहे हैं। पहले तो मेडिकल रीजंस की वजह से की जाती थी, और आप सोशल फ्रीजिंग के लिए आज बोल रहे हैं मेडिकल रीजंस की वजह से भी अभी बहुत लोग नहीं करवाते, बिकॉज ये अभी भी इट्स कंसिडर्ड समथिंग वेरी बिग। जैसे कि बिकॉज इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस, आपको 10-15 दिन लग जाते हैं, आप इंजेक्शंस लगाते हैं, यू नो एवरी यू हैव, आपको बॉडी पे आप कुछ करा रहे हैं, और एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, तो हर कोई डरता है, ठीक है। और अगर सपोज किसी की शादी ना हुई हो, वो और डरेगा। सो समटाइम वुमेन डू इट इंडिपेंडेंटली, वो आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट, लाइक यू हर्ड वेरी सो मेनी मॉडल्स और सो मेनी एक्ट्रेसेस वुड हैव डन एट 30 एंड देन 40 पे बच्चा करते हैं। So what will be the financial cost for egg freezing? If you go to a metro, it would be higher. If you are in a second tier city, it would be less. जैसे roughly if I can give you an idea, कि आप देखिए कि IVF की जो कॉस्ट होती है, जो प्रोसीजर होता है, that basically means कि एग और स्पर्म को मिला के बेबी बनाना इन द लेबोरेटरी। बट जब फ्रीजिंग करते हैं एग की, तो हम ये प्रोसीजर नहीं करते, क्योंकि हमारे पास तो मेल पार्टनर ही नहीं है। और इफ वी हैव अ मेल पार्टनर, देन वी फ्रीज द एम्ब्रियोज, कि हम बच्चा बाद में करना चाहते हैं, वी जस्ट वांट टू मेक बेबीज, ठीक है। सो सोशल फ्रीजिंग में वी आर डूइंग इट फॉर मे बी वुमेन हु आर करियर ओरिएंटेड, हु हैव नॉट फाउंड अ पार्टनर, और हु हैविंग विद अ पार्टनर, लिविंग विद अ पार्टनर बट नॉट मैरिड येट। तो ऐसा भी हो सकता है। उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ उनके एग्स को निकाल कर फ्रीज करते हैं, तो कॉस्ट थोड़ा कम हो जाता है। सो अगर IVF का कॉस्ट 1.5 लाख तक आता है, तो आप समझ लीजिए इसका कॉस्ट थोड़ा 1 तक आता होगा।
उसके बाद आप जब तक फ्रीज कराएंगे ना, यू विल हैव अ ईयरली फ्रीजिंग कॉस्ट दैट कैन वेरी फ्रॉम सेंटर टू सेंटर. 10 से 20,000, 20 से 30,000 के बीच में वेरी कर सकते फॉर द मेंटेनेंस. फॉर द मेंटेनेंस. एंड आप उसको 10 साल रख सकते हैं. सो अगर कोकोई 30 पे कराता है और वो 40 पे बच्चा करना चाहता है, ईजिली पॉसिबल. उनकी लाइफ को कुछ नहीं होता. 97 to 99% उसका रेट होता है सक्सेस का, कि जब तो इसमें एग्स की लाइफ बढ़ती नहीं है कि एग्स की लाइफ फ्रीज रहती है उसी तरीके. यू नो इट इज की क्वालिटी. आप लाइफ नहीं बोल सकते, आप ये बोल सकते कि अगर आप एक 30 साल की महिला का अंडा निकालेंगे, उसकी जो क्वालिटी होगी वो एक 40 साल की महिला से काफी 10 गुना अच्छी होगी. सो जब क्वालिटी अच्छी होगी तो बच्चा भी अच्छा होगा, चांसेस ऑफ अबॉर्शन कम होंगे, हेल्थ इश्यूज कम होंगे, आपका नंबर भी होता है डेफिनेटली, क्योंकि 30 पे नंबर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 40, बिकॉज 10 ईयर्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी तो बहुत सारे हो गए होंगे. सो जो नंबर है वो तो घटता ही जा रहा है. सो दोनों चीज़ें. सो द नंबर ऑल्सो विल बी मोर, द क्वालिटी विल ऑल्सो बी गुड. एंड एट 40 आपको सिर्फ अपनी हेल्थ रखनी है अच्छी, कि आपको अपनी बॉडी फिजिकली हेल्दी रखनी है, ठीक है, इमोशनली स्ट्रांग रखनी, सो दैट यू कैन बियर अ बेबी. तो आपका एग्स के रिलेशन में कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसको 30 की एज पे यूज़ कर चुके होंगे. सो यूल हैव प्रिजर्व्ड योर एग्स. और इसका ये मतलब नहीं है जब आपने एग निकाली तो आपके शरीर से एग खत्म हो जाती है. यूल हैव ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअस. आपको हर साल जैसे आते हैं, हर महीने जैसे आते हैं, वैसे आते रहेंगे. और मेनोपॉज तभी आएगा जब आना था. सो एग फ्रीजिंग हेल्प्स यू कि आप अपने करियर पे, लोगों की बातों से, अपने पर्सनल रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड और योर पार्टनर मेंटेन रख सको, इरिस्पेक्टिव कि बच्चा जब दोनों को चाहिए तभी आए. कभी कभी पार्टनर्स आर ऑल्सो नॉट श्योर वेदर दे वांट किड्स और नॉट. सो इट्स बेटर द फीमेल फ्रीजेस, क्योंकि दे नो कि उनके में ब्लड ज़्यादा आएगा, क्योंकि नुकसान तो नहीं है. मैम जैसे इनफर्टिलिटी की बात हो रही है, लाइक यू सेड द पीपल वांट एक्सपोजर नाउअडेज. एक्सपोजर के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो इट्स नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया इन दिस कंजर्वेटिव सोसाइटी, बट फिर भी लोग रह रहे हैं. It is common in metros. It's very, very common in metros. You'll find in Bangalore, you'll find in Mumbai, you'll find in Delhi also. मतलब आप मेट्रोज में देखेंगे ऐसा होता हुआ, बट लोग उसकी बात नहीं करते. बट वो स्टिल एक टैबू है कि अगर Yes, आप टैबू है. शादी से पहले कुछ Exactly. प्रॉब्लम हो रही है तो आप गायनिक के पास विजिट करने में एक हेजिटेशन रहती है. वो तो डेफिनेटली रहती है. तो इसीलिए जो है, जो मेट्रोज में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं who are more, you know, non-judgmental towards the girls, and people are following them because people are educated now. और वो सब बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो उसको यूज कर रहे हैं. You have online platforms, you have offline platforms जो कि non-judgmental हैं. They don't like going to somebody old. They can go to somebody younger because वो non-judgmental है. Then we'll talk about menstrual cycles. अभी बहुत यंग एज में बहुत ऐसी गर्ल्स होती हैं जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या उससे मेनोपॉज का जो एज है उनका वो भी अर्ली स्टेज पे आ जाता है? इट इज़ नॉट लाइक दैट. वो वेरी कर सकता है. जैसे एक्चुअली ये फेमिलियल होता है. सपोज किसी की मदर है, बड़ी बार हम पेशेंट को क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे आपकी मदर की जो मेनोपॉज है कब हुई थी. हाँ, ये ज़रूर है, किसी की अगर मदर की मेनोपॉज जल्दी है तो हो सकता है उसकी बेटी के लिए, इट्स इन द जीन्स. बट प्यूबर्टी जो होती है वो भी यूजुअली इसी तरह लिंक होती है. अगर किसी की मदर को सपोज 11th में आए थे, पहले आप देखो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट ऑफ फीमेल्स वाज नॉट गुड. नाउअडेज यू हैव हेल्दी किड्स, सो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दी हेल्थ. पहले प्यूबर्टी जो थी यूजुअली 7th, 8th, 9th, 10th में आती थी. आजकल यू सी गर्ल्स हैविंग इट 6th standard. सो बिकॉज ऑफ द हेल्थ, एंड ऑल्सो सम पीपल आर मोर ओबीज, सो इट्स रिलेटेड टू दैट ऑल्सो. तो आजकल का न्यूट्रिशनल कंपोनेंट ज़्यादा है. आजकल माँ बाप हर कोई खिला रहा है बच्चे को, ठीक है. पहले जो थे बच्चे लीन होते थे, आजकल बच्चे थोड़े हेल्दी है. इसीलिए भी आप देखो प्यूबर्टी जल्दी आती, एंड इसीलिए उसके साथ साथ उसकी जो प्रॉब्लम्स है एडोलेसेंट हेल्थ में, PCOS वगैरह, वो भी आ रहा है. एंड यू फाइंड कि अभी 6th, 7th, 8th क्लास के बच्चे भी आपके पास आ रहे हैं कि एक बार आ गए पीरियड्स, फिर 6 महीने नहीं आए, फिर 1 साल नहीं आए, फिर 8 महीने नहीं आए. बट क्या PCOS और PCOD जो है कि डिजीज, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं? ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है. आप इसको डिजीज बोले या सिंड्रोम बोलिए, दोनों सिनोनिमस चीज़ है. तो जिस तरह आप ये चीज़ें देख रहे हैं कि प्यूबर्टी जल्दी आ रही है, इसी तरह ये बीमारियां भी जल्दी आ रही हैं. और एडोलेसेंट हेल्थ के रिलेटेड और भी इश्यूज इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे. और इन नेक्स्ट 5 years और 10 years आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बिकॉज जनरेशन एडवांस हो रही है. आजकल गूगल है, आजकल इंटरनेट है, छोटे बच्चों को एक्सेस है फ़ोन को. बट हमारा लाइफस्टाइल इसमें इम्पैक्ट कर रहा है. डेफिनेटली कर रहा है, बिकॉज आप पहले, आपकी एज में और मेरी एज में, हम लोग
बाहर आउटडोर गेम्स खेलते थे हम लोग, नेबरहुड में जाके वी यूज्ड टू प्ले। आज कितने लोग नेबरहुड में जाते हैं, और मैं कितना प्रेफर करूँगी कि मेरी डॉटर नेबरहुड में जाए, बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड, ठीक है, सोसाइटी ऑल्सो हैज़ चेंज्ड, तो हमें भी उसी के हिसाब से वी आर चेंजिंग। इसमें कोई ऐसा नहीं कि बच्चों का कसूर है, बिकॉज इन्वायरमेंट ही ऐसा हो गया कि वी डोंट फील कंफर्टेबल, सिक्योर कि हम बच्चे को किसी के घर भेज दें। तो आउटडोर एक्टिविटीज जब नहीं रही, सो यू हैव इंडोर टीवी, फोन, लैपटॉप, आईपैड, गेम्स। सो ऑब्वियसली अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल बच्चे का इतनी छोटी एज से बनाओगे, सो दैट विल इम्पैक्ट द हेल्थ ऑल्सो। तो मैम नॉट सो कॉमन टॉपिक प्री मैरिटल सेक्स, जैसे लिव इन की बात कर रहे थे, तो लिव इन इज एन आउटकम ऑफ प्री मैरिटल सेक्स। प्री मैरिटल सेक्स इज ऑल्सो वेरी कॉमन नाउअडेज, जिसकी वजह से कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही पार्टनर्स जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, जिसकी वजह से कि STDs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। तो उसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल रहता है एक गर्ल्स की या फिर बॉयज़ की लाइफ में। तो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? जैसे आप बात कर रहे थे लिव इन की, इवन इफ इट इज़ नॉट लिव इन, यू गो टू, जैसे कि आप एडोलेसेंट हेल्थ पे आते हैं, जैसे आप खुद सोचिए जब आप टीनेजर थे तो एवरीबडी हैड दैट क्रेज कि आपको एक्सप्लोर करना है, वेदर इट वाज थ्रू बुक्स, वेदर इट वाज थ्रू इंटरनेट। नाउ वी हैव डेटिंग एप्स एंड आल्सो यू हैव एवरीथिंग नाउ इट इज। तो आजकल इवन 13-14 साल के बच्चे भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के और घर के फैमिली दे लाफ एंड दे मेक फन ऑफ इट कि भाई अच्छा इतना छोटा है, एंड दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि इसका बायोलॉजी क्या है पीछे, एंड दे डोंट टॉक। सो द प्रॉब्लम इज इन द सोसाइटी ओनली, वो बात ही नहीं करते, बस हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं और लगता है छोटा है, इसका क्या। इट्स नॉट छोटा। 13-14 एज एक बहुत सेंसिटिव एज होती है जब आपको कि यू हैव टू टीच देम, एंड इफ यू डोंट टीच देम देन देयर इज गूगल टू टीच। गूगल ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा देगा और उनको पता ही नहीं चलेगा वेदर दैट्स गुड और वेदर दैट्स बैड, तो दे विल टेक एवरीथिंग, और फिर some might turn into a good person, some might turn into a bad person, because they don't know what's right or wrong for them. Somebody has to teach them, और वो घर से ही शुरू होगा, maybe an elder sister, maybe an elder brother, but somebody has to talk. तो आप जो STDs की बात कर रहे हो और जो आप लिव इन की बात कर रहे हो, it's all about explore. अब बच्चा घर से बाहर निकलता है, उसको एक्सपोजर मिलता है बहुत सारा, and then outside if you go in metros or you go abroad, you find society is totally different. आप एक सेकेंड ईयर सिटी से उठ के जाओगे तो आप बाहर देखोगे, आपको लगेगा दुनिया तो लगे मैं तो बहुत पीछे हूँ, एंड देन इट्स अ रैट रेस, इट्स अ पीयर प्रेशर, सो यू फॉल इनटू इट, एंड देन इट्स जस्ट दैट यू आर इमेच्योर, और कोई गलती नहीं, आप उसमें फॉल करते हो, एंड देन यू हैव दीज थिंग्स, बिकॉज आई हैव सीन पेशेंट्स एंड दैट एज ग्रुप ऑफ 19 to 25 who sometimes are so panicky about कि उनको they had a, and you find these questions also on your Instagram page asking about those silly questions. बहुत silly questions होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। आप कुछ एक्सपीरियंस, लाइक फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन होता है that I had oral sex, can I be pregnant? मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनका कोई बेस ही नहीं है, बिकॉज उनको नॉलेज ही नहीं है कि कैसे बेबी होता है, या कैसे मतलब विच इज सेफ एंड विच इज नॉट सेफ। लैक ऑफ नॉट अवेयरनेस, नॉलेज। अवेयरनेस उनको है, गूगल में पढ़ते हैं तभी तो सवाल पूछते हैं, बट नॉलेज नहीं है, क्लैरिटी नहीं है एग्जैक्टली कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे बचना कैसे है, मेरे लिए क्या सेफ है क्या अनसेफ है। दैट्स बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। बड़ी बार बॉयफ्रेंड क्वेश्चन पूछता है, लाइक दिस। तो ये जो एजुकेशन है और यंग एज है सारे 19, 20, 21, 22, एंड दीज हैव गोन इनटू कॉलेज, 11, 12 पास करके गए हैं, बायोलॉजी पढ़ के गए हैं, यू हैव बायोलॉजी इन 9th, 10th। तो दिस अवेयरनेस इज नॉट, दिस नॉलेज इज नॉट देयर, उनको पता नहीं है कि सही और गलत क्या। बट जैसे हम प्री मैरिटल सेक्स की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बहुत से ऐसे पिल्स भी यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं, तो उसका बाद में फर्दर ऑन क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज दे डोंट हैव नॉलेज, एंड दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स हैव आल्सो कम अप, लाइक इन एन ईयर दे हैव टेकन इट 3 to 4 times. I pill at an age of 20, at an age of 21. So इसका साइड इफेक्ट पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, बिकॉज आईपिल का मतलब होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, इट्स यूज्ड ओनली देयर इज एन इमरजेंसी। अब आप उसको हर तीसरे महीने ले रहे हैं तो वो तो गलत ही रहेगा। सो जिस तरह एसटीडीज के बारे में लोगों को नहीं पता, उस तरह कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी लोगों को नहीं पता। एंड इफ यू गो अब्रॉड, इफ यू गो, यू हैव 15 years के बाद दे हैव विजिट्स टू देयर डॉक्टर्स, जिसमें एडोलेसेंट विजिट्स होती हैं। 15 साल की उम्र के बाद उनको बताया जाता है कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या है।
दे आर पुट ऑन कॉन्ट्रसेप्शन. टीनेज प्रेगनेंसीज वहाँ होती हैं, चलो इंडिया में नहीं होती, बट टीनेज प्रेगनेंसीज अगर वहाँ होती हैं तो वो बच भी सकती हैं बिकॉज दे नो अबाउट कॉन्ट्रसेप्शन. दे आर यूजिंग पिल्स वेरी कॉमनली. इट्स वेरी कॉमन टू यूज अ कॉन्ट्रसेप्टिव 21 डे पिल इन अब्रॉड बट नॉट इन इंडिया. यहाँ पे अभी भी टैबू है. आप PCOS के लिए भी किसी बच्चे को लिखोगे ना, मम्मा उसकी घबरा जाएगी कि इसको क्यों लिखी कॉन्ट्रसेप्टिव पिल. हाँ, बट टाइम्स थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं. 5 साल पहले सिचुएशन अलग थी, शायद 10 साल बाद सिचुएशन अलग हो. स्लोली एंड ग्रेजुअली. एक क्वेश्चन जो है, क्योंकि हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो जितने भी बॉयफ्रेंड्स या हस्बैंड्स है ना, उनका एक क्वेश्चन रहता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चलते हैं तो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं लड़कियों में. तो क्या इसका साइंटिफिक कुछ है कि ये सब मिथ है? साइंटिफिक होता है बिकॉज आपको जो फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें ईस्ट्रोजन की कंटेंट ज़्यादा होती है. एंड जब आप ओव्यूलेट कर जाते हैं उसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है. सो जब प्रोजेस्टेरॉन खत्म होने शुरू हो जाता है व्हेन मतलब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं, उसको प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं. और उस सिंड्रोम को भी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ही बोलते हैं. तो जब वो फॉल करता है ना, तो वो एक एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन एक अच्छा हार्मोन होता है. जैसे प्रेगनेंसी में कहते हैं ना, ग्लो आ जाता है, बड़ी खुश रहती है महिलाएं. और अगर वो प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा जैसे इन्फ्लुएंस करना शुरू हो जाए तो प्रेगनेंसी में भी बहुत मूड स्विंग्स आते हैं. तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, यही फ्लक्चुएट करता है और यही वो आपको मूड स्विंग्स देता है. अगर एंडिंग में जब पीरियड्स आने वाले होते हैं और ये मतलब प्रोजेस्टेरॉन घटने वाला होता है, ईस्ट्रोजन भी घट रहा होता है, तब आपको बहुत प्रॉब्लम आती है. बट जैसे ही पीरियड आ जाते हैं योर मूड बिकम्स फाइन बिकॉज वो सब हार्मोन्स नॉर्मल हो जाते हैं. बट मुझे लगता है कि एंड इट इज वेरिएबल. हर एक लेडी को मैनेज करना अलग है. किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, कुछ को आता है करना, कुछ को नहीं आता है करना. बट देन अगर वो 5 to 10% ऐसे पेशेंट्स गर्ल्स होती हैं जिनमें कि वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, दैट इज़ रियली नॉट गुड, क्योंकि वो उनकी इमोशनल और उनकी मेंटल हेल्थ पे ना बहुत टोल ले लेता है. तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग एंड यू नीड टू टॉक टू अ काउंसलर फॉर दैट. सेक्स एजुकेशन जो कि कॉमन इतना ज़्यादा नहीं है. जैसे आपने बोला कि 9th-10th में बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी कॉलेज में जाने तक बच्चों को नॉलेज की कमी है ना. तो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कहते हैं कि फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल. फैमिली शुड बी अवेयर और उनको नॉलेज जो है वो बच्चों के माइंड में डालनी चाहिए कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन को लेके. वही सोशल मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो जैसे कोविड के बाद फ़ोन को ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे. छोटे छोटे बच्चों को भी ये नेसेसिटी बन गई है फ़ोन, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल, तो फ़ोन को लोग ज़्यादा यूज़ करें. तो अब इसका जो फ़ोन का जो यूज़ है वो ज़्यादा हो गया और सोशल मीडिया का भी यूज़ ज़्यादा हो गया. तो बच्चे जो है सोशल मीडिया का भी इन्फ्लुएंस उन पर ज़्यादा है और सेक्स एजुकेशन का भी उन पर ज़्यादा है. तो क्या कुछ ऐसे स्टेप्स जो है वो उठाना चाहिए फैमिली को, पेयर ग्रुप को और स्कूल को, कि जिससे कि बच्चे के माइंड में एक ये जो टैबू है सेक्स को लेकर वो निकल जाए? क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल एक छोटा सा कोट करूँगी मैम. जैसे OMG 2 मूवी जो हमने देखी, उसमें एक जो बच्चा है जो कि मास्टरबेशन करता है, वो करता है जिसकी वजह से कि उसका केस जो है वो कोर्ट में पे चला जाता है. हाँ, वो ऐसा कुछ होता है. वही विकी डोनर जैसी मूवीज जो कि लोगों को अवेयर करती हैं व्हाट इज दिस स्पर्म डोनर, क्या होता है एग्जैक्टली क्या होता है. तो इसको लेकर क्या कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट शुड टेक और द स्कूल शुड टेक और द फैमिली शुड टेक? आप विकी डोनर आई थिंक 10 साल हो गए होंगे है ना प्रोबेबली. तो आप 10 years पहले भी मैंने वो मूवी देखी थी, मैंने एंजॉय की थी, बट मुझे उसका कंटेंट शायद समझ नहीं आया होगा. आज जब मैं मूवी देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि उस जमाने में अगर वो मूवी बनी थी, इट वॉज अ वेरी ब्रेव मूवी और बहुत अच्छी मूवी थी. उसको अपलॉड नहीं मिला, मतलब द कंटेंट वाज सच ग्रेट कंटेंट. आज जब क्योंकि मैं उसमें फील्ड में हूँ, ये मुझे समझ है और मैं उसको रेट्रोस्पेक्टिवली देखती हूँ ना, आई फाइंड इट मच मोर यूजफुल. तब शायद मुझे समझ नहीं आया होगी, मे बी आई लव द एक्टिंग, आई अपलॉडेड इट, बट आज मुझे उसका कंटेंट समझ आया कि अगर 10 साल पहले उन्होंने इतनी एडवांस मूवी बनाई है तो हैट्स ऑफ टू दैट डायरेक्टर. तो आप मतलब मैं उस टाइम MBBS कर रही थी बट मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता था. आज 10 years के बाद अगर मैं ग्रो कर रही हूँ और मैं उसको समझ रही हूँ, इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो MBBS में होते हुए मुझे चीज़ें नहीं पता थी. सो व्हाट अबाउट जो किड्स अभी 8th 9th 10th में, उनको भी नहीं पता होगा. इट इज़ नॉट जस्ट फैमिली और स्कूल. इवन आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हो, मैं आपको इवन डॉक्टर्स के लिए बोलूँगी, वो MBBS में भी कोई सब्जेक्ट नहीं जो सेक्स एजुकेशन पढ़ाता है. दे टीच यू अबाउट द साइंस, दे डोंट टीच यू अबाउट सेक्स एजुकेशन. सो कहीं है ही नहीं. और जो उन्होंने उस मूवी में बोला कि इट वाज एंशिएंट साइंस, इट वाज देयर इन अ बुक्स, व्हाई इट इज गॉन, Chapters are deleted now. chapters are deleted.
सो बेसिकली वो फ्लॉ है कहीं ना कहीं, इट हैज़ टू बी मेंडेड, बट इट हैज़ टू बी मेंडेड एट अ हायर लेवल। बट क्या आपको लगता है कि जैसे अभी एजुकेशन नहीं है लोगों को, स्पेशली बच्चों को नहीं है, तो सोशल मीडिया इजीली अवेलेबल है, पॉर्न एडिक्शन बहुत ज़्यादा बच्चों में हो रही है, उसमें भी बोला गया है काफ़ी ज़्यादा, एंड मास्टरबेशन के भी बहुत ज़्यादा जो केसेस हैं वो भी आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को वीकनेस हो जाती है। मैंने आपको तभी बोला कि उनको सब कुछ पता ज़रूर है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना या उसमें सही और गलत को पहचानना उनको नहीं आता। सो वो कोई तो सिखाएगा ना, सम एल्डर पर्सन कैन ओनली टीच, एंड दैट एल्डर कैन कम आइदर फ्रॉम फैमिली, आइदर फ्रॉम स्कूल, और अ सिस्टर और अ ब्रदर, और फ्रेंड्स भी चलो सेम पीयर ग्रुप के ही हो गए, वो क्या ही एजुकेशन देंगे। बट आपकी जो सोसाइटी में ये लोग हैं, तो सबसे पहले आई थिंक दैट मूवी इज़ नॉट फॉर किड्स, उन्होंने तो रखी, इट वॉज एक्चुअली फॉर द पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि है क्या, कि मतलब यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन योर फैमिली। और आई सपोज कि हर एक पेरेंट को देखना चाहिए, हर एक पेरेंट को देखना चाहिए, क्योंकि आपको आगे बच्चे रेयर करने हैं, एंड किसी के बच्चे अभी 8th में है, किसी के अभी 1st में है, और किसी ने भी बच्चे करने हैं। सो somebody हैज़ टू गेट मैरिड ऑल्सो। तो ये चीज़ें आगे जाके अगले 20 years में तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएंगी। सो जनरेशन तो बढ़ती जा रही है, और उनकी जो सोच है, उसकी प्रोग्रेशन आपकी सोच से तो बहुत ही आगे है। यू कैंट इवन इमेजिन कि वो क्या सोच रहे होंगे। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली, उनको एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है, किस तरह से अपने बच्चों से बात करनी है, किस तरह से उनका कॉन्फिडेंस विन करना है, उनको हिचकिचाना नहीं है, उनके साथ ओपन होना है ना। आप उनको बेशर्म होने को नहीं बोल रहे, आप उनसे बात करो, उनके साथ एक लेवल ऑफ डिग्निटी मेंटेन करो। दीज टॉपिक्स कैन बी डिस्कस्ड इन डिग्निटी ऑल्सो, डिग्निफाइड वे ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि बदतमीज हो जाएंगे, बट डिग्निटी से भी बात करी जा सकती है, बिकॉज इट्स अबाउट योर ओन बॉडी, इट्स अबाउट साइंस। कुछ आप गलत नहीं कर रहे। उसके बाद स्कूल्स में भी डेफिनेटली देयर शुड बी, अगर मॉरल साइंस का क्लास हो सकता है तो सेक्स एजुकेशन का भी हो सकता है। एंड रोज नहीं कह रहे, बट एटलीस्ट मंथ में एक बार तो हो सकता है। हाँ, एक फिल्टर्ड वे में हम बच्चों फिल्टर को से में दे सकते हैं, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर जब 9th या 10th में वी वर यूज्ड टू स्टडी बायोलॉजी, सपोज ट्यूशन में या स्कूल में, एनीवेज आई स्टडीड इन ऑल गर्ल्स स्कूल, बट अब ट्यूशन में यू हैव बॉयज, तो वो ऐसे गिगलिंग होती है, हंसी मजाक होता है, ऐसे ही उस टाइम नहीं समझ आता ना। लेकिन आपको वो एक काम और वॉइस मेंटेन करना होता है कि यू शुड नॉट लाफ, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर टॉट कि इसमें कुछ गलत नहीं है, बट दोस गिगलिंग थिंग्स आर ऑलवेज, आई थिंक सबने सुना होगा, सब लोग करते हैं, और वो डायरेक्ट इंपॉर्टेंस नहीं पता ना। बिल्कुल, और वो डायरेक्टली पढ़ाई भी नहीं जाती है थ्रू एनिमल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर थ्रू प्लांट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाई डू वी वांट टू रीड अबाउट प्लांट्स, व्हाई डू वी वांट टू रीड अबाउट एनिमल्स, जो कि उस किताब में भी कहा कि भाई क्यों, मतलब आप कभी कॉन्टेक्स्ट, जिसने बॉटनी पढ़नी है, जिसने जूलॉजी पढ़नी है, वो करे, डेफिनेटली करे, वो उसका फील्ड है। बट आपको इनके बारे में एक टॉपिक को घटाकर इसको बढ़ाओ, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुड बी टॉट, दैट इज टॉट, बट उसकी क्रक्स नहीं बचाए जाते ना। वो तो पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ाया जाता। ये जो गिगलिंग विगलिंग होती है उसी टाइम होती है कि भाई क्लास में ये क्लास चल रही है, बड़े बच्चे तो छुट्टी मार लेते हैं। सो ये एक बहुत कॉमन सिनेरियो है पूरे इंडिया में, बट आई थिंक दे शुड बी टॉट। हफ्ते में, चलो आपको कोई नहीं कह रहा, महीने में एक क्लास हो सकती है, एक लेक्चर हो सकता है। भाई somebody who is educated enough, if your teachers don't want to do that, टीचर्स को पढ़ाने के लिए किसी को बुलाइए, स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ाया जाए, कुछ प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ा लीजिए। एक मतलब आप, इट्स नॉट कि आप हर एक जगह रखिए, गवर्नमेंट के थ्रू से भी इनिशिएटिव आना, इवन डॉक्टर्स कैन हेल्प आउट, मतलब आप थ्रू दी एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्कूल्स के साथ टाई अप हो जाए, और एक महीने में कोई एक लेक्चर हो, या फिर आप ऐसे कर लो कि पूरे साल में हर एक स्टैंडर्ड का लेक्चर कर लो। यू हैव 12 स्टैंडर्ड्स, तो हर एक साल में एक एक महीने में एक एक स्टैंडर्ड कवर कर लो। सम सेक्शंस कोएड में भी हो, ऑल फीमेल और गर्ल्स स्कूल्स में भी हो, एंड द गवर्नमेंट शुड टेक एन इनिशिएटिव। यू शुड हैव रोप इन लॉट ऑफ डॉक्टर्स, एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन स्पेशलिस्ट, सेक्सिस्ट्स, बड़े लोग होते हैं जो कि इसमें बात करते हैं, ठीक है। यू कैन, ऑल दोज पीपल कैन कम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, कुछ टाई अप करके हर कोई आपको थोड़ी नॉलेज दे सकता है, और वही लोग अगर रिले कर दे, वही लोग अगर पढ़ा दे इसके बारे में, तो आई थिंक अगर टीचर्स अनकंफर्टेबल है, दे विल आल्सो हैव नॉलेज। मतलब सम प्रोग्राम कैन बी देयर फॉर 1 or 2 years, उसके बाद वंस टीचर्स आर आल्सो कंफर्टेबल तो वो भी पढ़ा सकते हैं। बट एक क्वेश्चंस जो है ना, वो लड़कियों की तरफ से बहुत ज़्यादा सुनने को भी मिलता है। जैसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की बात करें तो पहले हम लोग सैनिटरी पैड्स यूज़ करते थे, देन टेम्पॉन्स आए, मेंस्ट्रुअल कप्स आए, लेकिन मेंस्ट्रुअल कप्स को लेकर एक बहुत टैबू है कि सिर्फ वर्जिनिटी लूज हो जाती है। तो नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती, यू कैन नॉट, बिकॉज वो बनाई इस तरह से होता है, इट डज नॉट। सो इट्स अ वेरी सेफ थिंग टू यूज़,
बिल्कुल नहीं होती है वर्जिनिटी लूज. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, इट इज़ अ पर्सनल चॉइस. इफ़ यू वांट टू यूज़ अ टैम्पू और इफ़ यू वांट टू यूज़ सैनिटरी पैड, आपकी पर्सनल चॉइस है. हाँ, कुछ चीज़ें चीप हैं, कुछ चीज़ें महंगी हैं, कुछ के फ़ायदे हैं, कुछ के नुकसान है. सो एवरीथिंग हैज़ अ प्रो एंड अ कॉन. मतलब यू कैन नॉट से कि मेरे को अगर सैनिटरी पैड सूट कर रहा है तो आपको भी वही सूट करेगा, और आपको अगर टैम्पून कर रहा है तो मुझे भी वही कंफर्टेबल होगा. इट्स एज पर इंडिविजुअल चॉइस. तो सब चीज़ों के अपने नुकसान और फ़ायदे हैं. आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बट या यू कैन ट्राई. ऐसा नहीं कि कोई गुनाह है कि भाई टैम्पून यूज़ करना. यू कैन ट्राई एनी फॉर्म ऑफ, बिकॉज ऑब्वियसली सैनिटरी पैड्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. सो इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर नॉर्मल पीपल जो कि गाँव में हैं. तभी इतना जो थे पैडमैन जैसी मूवी ने जैसे दिखाया कि कॉटन वाले आ गए, उन्होंने इस तरह से देना शुरू किया. सो सम पीपल आर वर्किंग ऑन इट, बिकॉज इवन स्टिल जो कैंसर्स हो रहे हैं इन्हीं की वजह से हो रहे हैं. सर्वाइकल कैंसर है, या बिकॉज द मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज़ नॉट गुड. उन लोगों को कोई एजुकेट करने वाला नहीं है कि भाई अपने आपने पीरियड्स के दौरान हेल्थ का ध्यान रखना है, या आपने अपने जो प्राइवेट एरियाज हैं उनका ध्यान रखना है. एज ए रिजल्ट ऑफ विच अगर आप नहीं रखेंगे, इन्फेक्शन होगा. ब्लड है ना, तो ब्लड इज़ अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा. यूट्रस में इन्फेक्शन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, आपकी जान जा सकती है. वो चीज़ें उनको एजुकेट करने वाला कोई नहीं था. तो इसीलिए इंडिया में गाँव में और जो विलेजेस हैं जहाँ हमारी पूरा इंडिया बसता है अभी भी, मेजॉरिटी का रूरल एरियाज जो हैं, तो वहाँ पे कैंसर्स जो सर्वाइकल और ऐसे थे ज़्यादा था इंसिडेंस. अब जाके इतनी अवेयरनेस हुई है, कैंपेन्स हुई हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर का भी इंसिडेंस कम हुआ. आई हैड सीन अ डॉक्यूमेंट्री जिसमें वो डॉक्यूमेंट्री जो है वो पूरी पीरियड्स पे बनाई गई है. एंड क्या है उसमें कि जब वो जो फार फ्लंग एरियाज है, जो स्पेशली जो गांव है जहाँ पर लेडीज इतनी ज़्यादा आउटस्पोकन नहीं है इसको लेकर, जब उनसे इस बारे में बात की जाती है तो दे फील शाय कि कैसी बातें कर रहे हैं ये पीरियड्स के बारे में, क्योंकि उनको सिखाया है ना ऐसा, वो वहाँ से बाहर नहीं निकले हैं, तो उनकी कोई गलती नहीं है. अगर आप उधर रहते आप भी वैसे ही होते. अब सब लोग, अगर मैं आज बात कर रही हूँ तो मे बी मेरे पियर्स या जो मेरे साथ स्कूल में पढ़े हैं वो ऐसे बात नहीं कर सकते होंगे, बिकॉज हर कोई उस जगह से उठ के बाहर नहीं आए. It depends upon the surroundings, the environment. डिपेंड्स अपॉन यू ऑल्सो, इट डिपेंड्स अपॉन योर सराउंडिंग्स ऑल्सो. और आपकी सोच पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं. अगर आप उनसे अलग सोचते हैं, आप तरक्की की तरफ सोचते हैं, आप वुमेन हेल्थ के बारे में सोचते हैं, तो आप उनसे अलग हैं, तो आप अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे. बट इनफैक्ट गाँव में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो गाँव से उठ के बाहर आते हैं. सब लोग तो नहीं आते. शहर में आके दे बिकम वेरी गुड और पूरा नाम वाम कमा के दे मेक अ फुल बिजनेस आउट ऑफ इट. तो हर कोई डिफरेंट होता है. एंड देन आपको मौका भी मिलना चाहिए. अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है. तो हम जैसे अपने कैंसर की बात करी, तो कैंसर जो है वो इट्स अ फैक्ट और मिथ, आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर इसी से क्लियर आउट होगा कि जो लेडीज़ जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती हैं, कॉस्मेटिक लेडीज़ हैं जो कहते हैं कि वी शुड बी फिटनेस कॉन्शियस, ब्रेस्ट सैग हो जाएगी, या ऐसा कुछ जो उनके माइंड में होता है, एक मिथ है या फैक्ट है. तो इसकी वजह से क्या ब्रेस्ट कैंसर होता है इफ़ यू डोंट फीड योर बेबी? नो, आई हैव रेड समवेयर कि इसको लेकर, क्योंकि आपने भी पढ़ा है ना, देयर इज नोबडी, बिकॉज गूगल इज देयर टू टीच यू एवरीथिंग. तो उसी तरह जैसे Wrong information somewhere. करते कि लोग पढ़ तो लेते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं, और गलत भी हो सकता है. तो आपको कोई सही, क्योंकि आप वो चीज़ गूगल से पढ़ रहे हैं, गूगल टीचर तो नहीं हो सकता ना कभी भी. ये सब चीज़ें गूगल पर ही हैं, लाइक राइट्स एंड रॉन्ग्स, हर चीज़. और यू शुड ऑलवेज सी कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है. मतलब क्या वो डॉक्टर से आ रहा है, क्या वो कोई एजुकेशन उस लेवल का है जो आपको दे रहा है. अगर कल को आप पढ़े, क्या पता इट्स फ्रॉम अ रैंडम पर्सन लाइक ए और बी, नॉट अ डॉक्टर, तो फिर व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट आर्टिकल. तो आप भी तो गलत पढ़ रहे हैं ना. सो आपको आर्टिकल की क्रेडिबिलिटी भी देखनी है, या वीडियो की भी क्रेडिबिलिटी देखनी है कि किसने बनाया. क्या एक आम आदमी ने बनाया जिस वीडियोस लेने के लिए, पॉइंट्स लेने के लिए, व्यूज लेने के लिए, या फिर किसी क्रेडिबल सोर्स से आ रहा है. That is again an irony. You have n number of influencers giving n number of knowledge about everything in the YouTube और Instagram. आप उनकी credibility नहीं देखेंगे. वो डॉक्टरों की इन्फॉर्मेशन लेके आपको ज्ञान दे रहे हैं और वो इन्फ्लुएंसर बन गए, जो कि वो ज्ञान उनके देने लायक नहीं है. they're not supposed to give it. जो जहाँ से आनी चाहिए वहाँ से नहीं आ रही है, कहीं और से आ रही है. And some people have started about it and they have written in their CV और their profile कि मैं ये चीज़ में पढ़ी हूँ. It's okay. पढ़ा है तो बोलो. अगर नहीं पढ़ा है then people are still listening and that is true. आप Instagram देख लो, आप YouTube देख लो, आप कोई भी Facebook देख लो, कुछ ऐसे लोगों के फॉलोअर इतने ज़्यादा हैं जिनका कोई मतलब रिकॉर्ड ही नहीं है कोई कि वो है कौन है. वो एजुकेशन डॉक्टर की
हिस्से की बात कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैम ये रहेगा मेरा, क्योंकि हम लोग कैंसर्स की बात कर रहे हैं, तो कैंसर जो है इंटीमेट हाइजीन कितना ज़रूरी रहता है? क्योंकि अभी मार्केट्स में बहुत सोप्स हैं, बहुत से ऐसी लिक्विड्स अवेलेबल हैं जिससे आप इंटीमेट हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन मेल और फीमेल दोनों में ये नेसेसरी है, क्योंकि कैंसर्स के चांसेस जो हैं वो आपको पार्टनर के थ्रू भी हो सकता है ऐसा। यूजुअली अगर हम बात करते हैं इंटीमेट हाइजीन, यूजुअली मेल के कभी भी मैंने आज तक देखा नहीं है सो ऑफनली आस्क्ड, कभी पूछता नहीं है कोई, बिकॉज एंड ये भी नहीं है कि बड़ी बार मेल्स गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। सो अभी एक वो भी एक इनोवेशन है। अभी पहले फीमेल नहीं जाती थी टू टॉक अबाउट दिस एंड फीमेल्स आर स्टार्टिंग टू कम, और उनमें से अगर 80% फीमेल्स हैं, 10% होंगे जो उनके पार्टनर्स अगर उनके साथ आते हैं, सो एंड दे आस्क क्वेश्चंस, वेरी 10% फ्यू। तो ये मैं वहाँ की बात कर रही हूँ जो मेट्रो सिटीज़ हैं, आप सेकेंड ईयर में तो सोच ही नहीं सकते आएंगे। तो जो इंटीमेट हाइजीन वॉश है ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे कुछ ABC ब्रांड्स हैं अवेलेबल मार्केट में, इनफैक्ट बड़े से कॉर्पोरेट फर्म्स है जैसे सैनफे, या आप कोई और ले लो और ब्रांडेड ले लो, इंटी वॉश ले लो, वी वॉश ले लो, बहुत सारे आते हैं। अभी इसका जो यूज़ होता है ना जब आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए होता है, ये होता है कि यू नो व्हेन यू आर हैविंग पीरियड्स, ब्लड है, थोड़ा आपको डर्टी महसूस होता है, यू फील यू नो लिटिल फिल्थी, वो मतलब मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आपको अनकम्फर्टेबल फील होता है, एंड दैट्स अ फीलिंग एवरी वुमन हैज़, ठीक है। तो दैट टाइम यू वांट टू फील लिटिल फ्री, उस टाइम थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, दैट टाइम यू यूज एन इंटीमेट वॉश, इट्स फाइन। नोबडी विल आस्क यू टू यूज इट एवरी डे, बिकॉज दीज इंटीमेट वॉशेज बेसिकली क्या होता है, इनमें बेसिकली जो pH होता है वो वैसा ही होता है जो कि एक वजाइना का pH होता है, जो कि एसिडिक होता है, ठीक है। तो आपको वो एसिडिक pH मेंटेन रखना होता है ताकि आपके जो वजाइना में हेल्दी बैक्टीरिया हैं जो उसको अच्छा करके रखते हैं, हेल्दी करके रखते हैं, वो रहें। इफ़ यू ओवर यूज इट तो यू आर टेंडिंग टू हार्म दोज लैक्टोबैसिलाई, जो कि बैसिलाई आपके वहाँ पे हैं। तो विजाइनल हेल्थ में हमने बेसिकली जो बात करते हैं हमेशा कि वजाइना अच्छी है, तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरियल हेल्थ। विजाइना में जो लैक्टोबैसिलाई तो वो हेल्दी बैक्टीरिया को हम डैमेज कर सकते हैं। अगर वो हम डैमेज करेंगे तो आपकी विजाइनल हेल्थ खराब होगी। तो आप उसका यूज़ तभी करें, लाइक सपोज आपको पीरियड्स है, या फिर सपोज इंटरकोर्स के बाद आपको मतलब सपोज इरिटेशन हो रहा है, देन यू कैन यूज, एंड दैट इज ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज। रिमेंबर, आपको इंटरनल यूज के लिए यूज है ही नहीं। तो ये जो वी वॉश आप बोल रहे हैं, बड़ी बार पेशेंट्स आके बोलते हैं मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ, हम उनका टेस्ट करते हैं इन्फेक्शन के लिए, उनको इन्फेक्शन आती है, हम उनको समझाते हैं कि आप इसको विगरस यूज़ करें, जिसकी वजह से जो आपकी हेल्दी बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो रहे, ठीक है। तो आप उसको कम यूज़ कीजिए, लाइक अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं 1-2 दिन, बट उसको रोज़ यूज़ करने का कोई नहीं है। एंड डोंट यूज़ सोप, डेफिनेटली नो। आप सोप से, डेटॉल से, सैवलॉन से डोंट क्लीन योर इंटीमेट पार्ट्स, नेवर, बिकॉज दे ऑल कैन कॉज हार्म टू दोज लैक्टोबैसिलाई, और वो आपकी वजाइनल हेल्थ को और डिटेरियोरेट करेंगे और इन्फेक्शन आएगी, जैसे कि कैंडिड इन्फेक्शन, फंगल, जैसे कि कोई बैक्टीरिया, STDs का रिस्क बढ़ जाएगा। सो दीज थिंग्स ऐड। तो कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता। ये जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, ये भी कॉमन सवाल है जो एडोलसेंट हेल्थ में आता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और एक क्लैरिटी बेस्ड पे हमारे जो क्वेश्चंस थे, और इवन कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, क्योंकि एडोलेसेंस एज में बहुत चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं रहती और अपफ्रंट आकर आप पूछ नहीं सकते। तो एक क्लैरिटी जो है वो हमें इस पॉडकास्ट में मिली है, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वी होप कि ये पॉडकास्ट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, जहाँ पर हमने हर वो कोशिश की है कि आप तक हम कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके, जिसकी वजह से कि कुछ विमेन रिलेटेड और विमेन की इंटीमेट हेल्थ को लेकर हमने आपके तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश की है, और आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपकी डेली लाइफ में यूज़फुल रही होगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और एंटरटेनिंग पॉडकास्ट के लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।